चलिए, कितने इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर? बाकी सब हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, हिंदी? हम हिंदी मीडियम वाले लोग अलग से दिख जाते हैं क्यों, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आइए ये लीजिए, हिंदी मीडियम। चलिए, सिलेबस पे बातें हुई है सर? बताए कुछ कि मैं बताऊं? बाकी सीजीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू कुछ बता दिए? जरूरत है मेरे बताने की? श्योर? अच्छा, देर से आए थे। अच्छा, बताइए, स्टार्ट करें। चलिए 5 मिनट में जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अगर आपको पता है तो आप बताते रहिएगा, ठीक है? कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। कितने लोग फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम, एकदम फ्रेशर? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो आप इससे पहले भूगोल कभी ना कभी पढ़े होंगे स्कूल में। कैसा लगता था ये भूगोल विषय? अमृता, गुड इवनिंग। कैसा लगता था ये भारत का भूगोल? ऐसा तो नहीं सब गोल होता था? थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं? बोरिंग? नहीं, बोरिंग लगती थी तो हम इंटरेस्टिंग बना देंगे, और इंटरेस्टिंग लगती थी तो हम उसे और इंटरेस्टिंग बना देंगे। ठीक, कोशिश करते हैं। मेरी तो कोशिश है, सिर्फ आप लोग की मेहनत होगी, ठीक है? चलिए, तो सीजीपीएससी का एग्जाम कितने चरणों में होता है? चलो बताते जाऊं। 3 चरणों में होता है। सबसे पहला प्रीलिम्स, मेंस, और तीसरा होगा इंटरव्यू। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि छटनी एग्जाम, जिसमें हम फालतू लोगों को क्या करते हैं, छाट देते हैं। लाखों लोग एग्जाम देते हैं, हमको मेंस के लिए सिलेक्टेड लोग चाहिए। याद रखिए, मेंस में कितने लोग आते हैं? आपके पास अगर 200 पोस्ट है तो 200 पोस्ट में कितना गुना? 15 गुना लोग मेंस लिखते हैं। अगर पोस्ट कितनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, तो 15 गुना मतलब कितने लोग? एग्जाम प्रीलिम्स का कितने भी लोग दे, चाहे 1 लाख हो या उससे ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने पोस्ट है उसका 15 गुना लोग, मतलब 3000 लोग आप क्या देंगे? मेंस देंगे। और जब इंटरव्यू की बात करें तो टोटल पोस्ट का 3 गुना लोग क्या देते हैं? तो बता दीजिएगा, इंटरव्यू देते हैं मतलब कितने लोग इंटरव्यू में पहुंचेंगे। तो मेरा कहना यह कि 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं जिसमें मेंस के लिए 3000 चुने जाते हैं, और जब 3000 लोग मेंस देते हैं तो उसमें 600 लोग इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। मतलब हर 3 में 1 का सिलेक्शन होता है। अब आप मुझे बताइए, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना आसान है या मेंस निकालना आसान है? चलो, इस कैलकुलेशन से आपको क्या लगता है, प्रीलिम्स आसान है कि मेंस आसान है? नहीं, क्या लॉजिक लगा पाते हैं आप? बोलो, ऐसा घूर का रहे हो, बताओ। मेंस आसान है, मतलब 3000 में 600 का आना आसान लग रहा है, और लाखों में 3000 का आना मुश्किल लग रहा है। एग्री? यही चीज है। तो ये बात तय है कि मेंस आसान है और प्रीलिम्स मुश्किल है। मतलब प्री निकालना मुश्किल है, मेंस निकालना आसान है, प्रतिशत के हिसाब से। बात समझ में आ रही? बट तैयारी में मेंस ज्यादा पढ़ना पड़ता है और प्रीलिम्स में कम तैयारी करनी पड़ती है। ठीक, अगर ऐसा लगता है तो ऐसा गलत लगता है। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स में कम पढ़ना पड़ता है और मेंस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो जिसमें ज्यादा कंपटीशन होता है उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर लॉजिक की बात करें तो जिसमें ज्यादा कंपटीशन है उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और जिसमें कम कंपटीशन है उसमें कम पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही? खैर, ज्यादा कम तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूं अभी आपको आगे चल के। जब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंतर्गत कितने पेपर होते हैं? जब प्रीलिम्स की बात करेंगे प्री, जो कि कैसा होगा, ये एग्जाम कैसा होगा, तो बता दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको क्या क्या दिए जाएंगे? ऑप्शन दिए जाएंगे एबीसीडी में, जिसमें से एक में आपको टिक लगाना है, यानी गोला भरना है। चार आपके पास क्या होंगे ओएमआर शीट में? 4 गोले होंगे, जिसमें से एक गोला आपको भरना होगा। यकीन मानिए, गोला भर लेने के बाद आप बोलो, कितना भी गिड़गिड़ा लो कि यार गलती हो गई, दूसरे गोले में भरना था, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए एबीसीडी में आपने ए भर दिया, भरना किसमें था?
अब कुछ भी कर लो ये गोला बदल, इसलिए बिल्कुल एहतियात बरतनी चाहिए आपको गोला भरने के लिए, ये बात याद रखिएगा, बात करेंगे इस पे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और मेंस जो होता है वो कैसा होता है तो बता दीजिएगा, सब्जेक्टिव होता है, मतलब चीजों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंतर्गत दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो क्या होता है आपका, जीएस यानी जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, और जब पेपर 2 होता है वो होता है क्या, सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बोलिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, कितने लोग आने वाले एग्जाम को देना चाहते हैं सीजीपीएससी का, अगले के अगले साल, कभी भी देंगे, कभी भी देंगे, हाँ हाथ ऊपर करें। तो बोले कोई सवाल कोई समझ में नहीं आया, और कितने एग्जाम निकालना चाहते हैं, हाँ तो बताइए, 2 सवाल एक ही था कि अलग अलग था? देने वाले लोग अलग होते हैं, एग्जाम निकालने वाले लोग अलग होते हैं, है ना? देता तो हर कोई है, लेकिन निकालता हर कोई नहीं है। तो एग्जाम निकालने वाला बनना है कि देने वाला बनना है? निकालने वाला बनना है। तो एग्जाम निकालने वाले की जो क्वालिटीज होती है वो थोड़ी अलग होती होगी देने वाले से, क्योंकि देता तो लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन निकालते तो सिर्फ 3,000 लोग हैं। तो 3,000 में कुछ क्वालिटीज अलग होगी कि बिल्कुल सेम टू सेम होगी? तो वो अलग क्या होगी? 3,000 में ऐसी अलग क्या क्वालिटीज है जो बाकी 1 लाख लोग में नहीं है, बताइए? तो सबसे पहली चीज, उसकी तैयारी के दौरान उनकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी प्रॉपर होती है, मतलब क्लासेस प्रॉपर आना और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, ये उनका सबसे बेसिक चीज होती है। बात समझ में आ रही? और ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज जो उनमें होती है वो मैं आपको समय समय पर बताऊंगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट बताता है ना क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो समय समय पर, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थियों के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। पहली खूबी क्या होनी चाहिए, बोलो? कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। ये याद रखेगा, आप डेली क्लासेस आएंगे, आप डेली पढ़ाई करेंगे घर में, और ऐसे कितने साल तक करेंगे, लगभग 1.5 साल तक, जब तक हमारी क्लासेस चलेगी। ये कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी के लिए। देने वाला विद्यार्थी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो सिर्फ देना था, लेकिन आप लोग को एग्जाम निकालना है। बहुत अंतर है, बताइए, बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा, देने और निकालने में। देने वाला विद्यार्थी बनना है कि निकालने वाला विद्यार्थी बनना है, पहले से माइंडसेट रखिए कि निकालने वाले विद्यार्थी में आपको शामिल होना है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब आपको क्लास में पढ़ाया जाए तो बोलने वाला विद्यार्थी बने, खामोश विद्यार्थी मत बने कि मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए, नहीं पूछा जा रहा है तो भी पूछिए, आप बोलने वाला विद्यार्थी बनिए। क्लियर? बनेंगे बोलने वाला, खामोश मत रहिएगा, बोलने वाला विद्यार्थी बनिएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए आइए, तो जब यहां पर 2 पेपर की बात करें, पेपर 1 क्या है, जब मैं घर में रहता हूं ना तो मुझे कोई कॉल नहीं करता, और जब मैं क्लास में रहता हूं ना तो मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं जबरदस्ती का। खैर मजाक कर रहा हूं। चलिए, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या बोलेंगे, जीएस यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और पेपर 2 जो है वो क्या है, सीसेट। सीसेट के अंतर्गत मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगी, छत्तीसगढ़ी आएगी मुख्य रूप से। ठीक, तो ये जो सीसेट है इसमें मैं आपको बता दूं कि जीएस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए बताइए, पता है ना? 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? तो टोटल मार्क्स जो हो गया, टोटल नंबर कितने हो गए, और समय कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का, और वो समय होता है 10 से 12, वो समय होता है 10 से। जब आप सीसेट की बात करें तो सीसेट जो दूसरा पेपर होता है उसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, यानी कि टोटल 200 नंबर के ये भी होंगे, और इसका भी समय कितने घंटे का होता है, और 2 घंटा इसका समय होगा 3 से 5, इसका समय होगा 3 से 5। अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा 3 से 5, मतलब इन 2 पेपर के बीच में कितने घंटे का गैप होता है, 3 घंटे का एक बहुत बड़ा गैप होता है, याद रखिएगा। 3 घंटे गैप दिया जाता है ताकि आप सीसेट के लिए मेंटली तौर पे क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। इसके अलावा जो सीसेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। क्या बोलेंगे? क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इसको सिर्फ आपको क्या करके दिखाना है, क्वालिफाई करके दिखाना है, और बिल्कुल नहीं ऐड होता है। इसका जो 200 नंबर है बिल्कुल ऐड नहीं होता, सिर्फ आपका जो मेरिट लिस्ट, मतलब जो प्रीलिम्स में निकलता है वो कितने नंबर में निकलता है, 200 नंबर में निकलता है, याद रखिएगा। इसको क्वालिफाइंग होता है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो जनरल वाले हैं, उनको 33% अंक लाकर
100 में 33, लेकिन नंबर कितना है? तो 200 नंबर में कितना नंबर? 66 नंबर लाने होंगे। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे एसटी एससी ओबीसी में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रतिशत हो जाएगा कितना? 23। 10% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 23% हो जाएगा, यानी कितना नंबर? तो आप बता दीजिए। 46 नंबर आपको पासिंग लाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिए। 20 नंबर का डिफरेंस आपको बहुत आगे पीछे कर सकता है। तो कितने लोग जनरल वाले हैं? भगवान ही मालिक है, तो चलो ठीक है। मतलब आज के टाइम पे जनरल में होने का मतलब जैसे कहीं कुछ गुनाह किए हैं क्या कि हम जनरल में पैदा हुए? खैर सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं खुद जनरल में हूं। चलिए, तो जनरल वालों के लिए कितने नंबर? 66 नंबर लाएंगे तो सीसेट क्वालिफाई करेंगे। और कैटेगरी वाले कितने नंबर? 46 नंबर के साथ ये क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने क्वालिफाई किया तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा, अदरवाइज पेपर चेक भी नहीं होगा आपका। बस ये नहीं कि जीएस का पेपर चेक करने के बाद सीसेट चेक कर रहे हैं, नहीं। सीसेट में क्वालिफाई नहीं हुआ तो दूसरा पेपर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर वो तो फेल ही है ना। बात समझ में आ रही? भले ही आपका जीएस कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, भले ही आप 200 में 150 नंबर भी क्यों ना लाए हो, लेकिन आप फेल हो क्यों? क्योंकि आपको सीसेट क्वालिफाई नहीं है। बात समझ में आ रही? तो हर सूरत में सीसेट का क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब सीसेट मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जो छत्तीसगढ़ी है, ये आपको भले ही कितना भी आता हो, लेकिन तैयारी फिर भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सूरत में चांस नहीं ले सकते कि अगर गलती से पेपर टफ आ गया और आपको लगता है कि आपसे बन रहा है लेकिन नहीं बन रहा है, और गलती से अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए जबकि जीएस बहुत अच्छा गया आपका, तो भी कोई मतलब नहीं देगा, आप फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? चलिए, तो ये तो हो गया सीसेट। वो तो रवि सर जब आएंगे तो मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताएंगे। हर टीचर अपने विषय के बारे में बताएगा, मैं अपने विषय के बारे में बताऊंगा, ठीक? तो उनका छोड़ दीजिए। तो जब आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस को अगेन कितने पार्ट में बांटा गया? तो बोला 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो जीएस है, जनरल स्टडीज है, वो 2 पार्ट में बट गया है। एक छत्तीसगढ़ का जीएस और एक हो गया आपका इंडियन जीएस। अब छत्तीसगढ़ का जीएस और इंडियन जीएस की बात करें, 100 नंबर के थे जीएस, 50-50 में बढ़ गए। 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस के और 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस के। अब आपके पास एक सवाल और सामने आता है। अब दोनों जब 50-50 नंबर के हैं, मतलब छत्तीसगढ़ एक विषय को तैयार करना, भी आप छत्तीसगढ़ पढ़े भी ना, छत्तीसगढ़ एक विषय है जिसे तैयार करने के बाद कितने क्वेश्चन आपसे बनेंगे? 50 क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ एक विषय पढ़ने पर, छत्तीसगढ़ विषय। वहीं पर इंडियन जीएस की बात करें तो जिसमें कौन कौन सा विषय आएगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कितने नंबर के लिए? कितने क्वेश्चंस के लिए? 50 क्वेश्चन के लिए। तो एक तरफ एक विषय पढ़ना है, 50 क्वेश्चन आएंगे। एक तरफ पूरा विषय पढ़ना है, 50 क्वेश्चन आएंगे। अब बताइए किस में कौन है जो सिलेक्शन दिलाएगा? बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। कैसा एग्जाम देने वाला विद्यार्थी कि निकालने वाला विद्यार्थी? तो निकालने वाला विद्यार्थी बोलने वाला विद्यार्थी होता है कि नहीं? जैसे आर्टिकल 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है, वैसे एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी में बोलने वाला विद्यार्थी भी शामिल है, याद रखिएगा। जो आप दावा करते हैं कि मैं एग्जाम निकालने वाला विद्यार्थी हूं, सर एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा, वो कभी खामोश नहीं रहेगा, वो बोलने वाला होगा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी, वो हर चीज को जानने की इच्छा रखेगा। और जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है उसके सवाल भी होते हैं, उसके जवाब भी होते हैं। वो सवाल पूछने वाला भी होता है और जवाब। तो क्या आप क्यूरियस हैं? जिसको हिंदी में जिज्ञासु कहते हैं। मैं किसी आंसू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिज्ञासु बोल रहा हूं। जिज्ञासु समझते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला। तो एग्जाम निकालने वाला विद्यार्थी क्या क्यूरियस होता है या नहीं होता? जल्दी बताइए। होता है। और क्यूरियस व्यक्ति सवाल पूछता है, तार्किक सवाल पूछता है, उस पर अपना जवाब देता है। क्लियर? तो आप सब क्यूरियस हो? पक्का? चलिए, अब आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जीएस, हालांकि छत्तीसगढ़ वाले टीचर ने छत्तीसगढ़ के बारे में खूब तारीफ की होगी, है ना? अब मैं आ गया हूं बुराई करने के लिए, ठीक? वो अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपना तर्क रखूंगा। वो अपनी बात रखेंगे, मैं अपना दावा रखूंगा। देखते हैं कौन, आप भी फैसला करिएगा कौन सही है और कौन गलत, ठीक है? चलिए, अब आप मुझे एक बात बताइए। छत्तीसगढ़, देखिए मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं कि कल आएंगे तो झगड़ा करने लग जाओ, सर आपने ऐसा क्यों बताया, मिलो मेरे को बाहर, ये सब कुछ नहीं करिएगा, ठीक है?
मैं बस बता ये रहा हूं कि छत्तीसगढ़ एक विषय है जिसे 3 से 4 महीने में तैयार किया जा सकता है और आपके 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन इंडियन जीएस की तैयारी का कोई भी मंथ नहीं है कि ऐसा कोई महीना हो, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना से कोई गारंटी नहीं है कि किसी महीने में आपका इंडियन जीएस तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अथाह है, वास्ट है, इतना बड़ा है जितना आप पढ़ पढ़ के पगला जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा। कभी ये दावा नहीं कर सकते मेरा इंडियन जीएस पूरा कंप्लीट हो गया है। अरे वो छोड़िए, आप ये दावा नहीं कर सकते मेरा हिस्ट्री पूरा तैयार हो चुका है। अब वो तो छोड़िए पूरा जीएस, आप हिस्ट्री को नहीं गारंटी दे सकते कि मेरा पूरा हिस्ट्री तैयार हो गया है। हिस्ट्री जैसे विषय को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेंगे। पढ़ने में तो चलो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन याद करने में बहुत टाइम लगेंगे। खैर वो सब छोड़िए। तो मैं कह रहा हूं कि चलिए एक बात बताइए मुझे कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं? मान लीजिए 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं। 100 में 50 लोग ऐसे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे बना लिए, और मुझे सिलेक्शन कितना लेना है? 100 में 20। मुझे 100 में 20 लोग को सिलेक्ट करना है और 50 लोग ऐसे जिसे छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन बना लिए। अब बताओ मैं किसका सिलेक्शन करूं? अब मैं क्या देखूं, कैसे सिलेक्ट करूं 20 लोगों को? अब मैं उनको देखूंगा जिन्होंने, क्योंकि ये सबको पता है कि छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? आप भी पढ़ोगे अच्छे से, हर कोई पढ़ेगा। जब हर कोई पढ़ेगा तो हर कोई पढ़ के 50 क्वेश्चन लायक अपने आप को तैयार कर चुका है, तो हर कोई छत्तीसगढ़ से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बोलो हाँ। मान लीजिए 50 लोग ऐसे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चलो तो क्या मैं 50 को ले लूं? मुझे तो लेना 20 को। अब मैं 20 को कैसे चुनूंगा? कहां जाऊंगा मैं? अब मैं आऊंगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जीएस में। अब इंडियन जीएस में जितने इसमें वे लोग जिन्होंने इंडियन जीएस के ज्यादा क्वेश्चन बनाए हैं, हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन, ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन, पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन, इकोनॉमी के ज्यादा क्वेश्चन, अब इसमें जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए, सिलेक्शन अब उसका होगा। तो सिलेक्शन यहां नहीं छुपा है, सिलेक्शन यहां छुपा है, याद रखिएगा। ये सोच से बाहर निकालने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ पढ़ लिया तो एग्जाम निकल जाएगा। गलत है। छत्तीसगढ़ पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन इंडियन जीएस से होगा, याद रखिए। जिन्होंने इंडियन जीएस को जितने अच्छे तरीके से पढ़ा है वो एग्जाम में उतना लीड करेगा, याद रखिएगा। अगर आपका इंडियन जीएस कमजोर है, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, याद रखिएगा। बोलिए हाँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस से आप हार्डली कितने क्वेश्चन बनाए? तो 35 के कितना नंबर मिला? आप जाओगे कहां? अगले 35 क्वेश्चन के लिए इंडियन जीएस में जाओगे। ऐसे ही हिसाब बनता है। और इसमें जब आप 70 बनाओगे तब आप बहुत सेफ कंडीशन पे 140, बहुत सेफ हो एकदम से। कई बार 135 36 कट ऑफ जाते रहता है, वो डजंट मैटर। तो आप किसके क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे? इंडियन जीएस के। तो जिसके इंडियन जीएस के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, सिलेक्शन उसका होगा, याद रखिएगा। तो सिलेक्शन छत्तीसगढ़ जीएस में नहीं, सिलेक्शन इंडियन जीएस में छुपा हुआ है। इसको यहां खोजो, अपने सिलेक्शन को यहां मत खोजो। लोग यहां खोज रहे होते हैं। वैसे कस्तूरी मृग जैसे कि खुशबू कहां सूंघ रहा होता है, हम भगवान को कहां खोज रहे होते हैं? हर जगह, मंदिरों में, जबकि भगवान कहां है? हमारे अंदर। खैर ये तो बात ही है, मेरे को नहीं पता कहां है भगवान। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत प्रीलिम्स समझ में आया? चले मेंस। चलिए, जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में याद रखिएगा कितने पेपर होते हैं? पेपर, टोटल पेपर जो होते हैं वो 7 होते हैं, याद रखिएगा। अब पूरा लिखूं क्या? पेपर 1 जो है किस पर बेस्ड होता है? लैंग्वेज पर। आप सिलेबस खोल लीजिए, आप सिलेबस खोल के देखिएगा, ऑनलाइन वालों को सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सिलेबस सामने रखिए। पेपर 1 देखिए लैंग्वेज पर आधारित होती है, यानी भाषा पर। भाषा पर अब सब जो अपने रिलेटेड टीचर आएंगे वो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? हम पूरे में जाने से मतलब नहीं है। तो पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज पर आधारित होता है। 3 लैंग्वेज पर पेपर होते हैं। हिंदी बोलते जाइए, इंग्लिश, एंड देन छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा हिंदी में 100 नंबर के क्वेश्चंस, जबकि छत्तीसगढ़ और इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी से 50-50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इस हिसाब से हिसाब रहता है इनका। जब आप आगे बढ़ेंगे, पेपर नंबर 2 में जाएंगे, तो क्या है ये? इसे यानी निबंध। देखते रहिएगा पूरा निबंध। तो ये जो पेपर 2 है वो निबंध पर आधारित होता है। और इसमें आपको मैं बता दूं 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रश्न होते हैं, और एक सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दों पर आधारित प्रश्न। नेशनल और इंटरनेशनल पर आपके पास 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से बनाना 2 होगा। और ये 2 प्रश्न जो होंगे 50-50 नंबर के होंगे। मतलब ये कितने हो गए?
ये हो गए आपके 100। और वहीं पर छत्तीसगढ़ के लिए भी 4 प्रश्न होंगे जिसमें बनाना 2 होगा और हर एक प्रश्न 50 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके पास ये भी 100, मतलब 200 नंबर के ये हो गए। अब जब इसके बाद आप पेपर 3 में आते हो, पेपर 3 एंड देन 4, 5, 6 एंड 7, ये सेक्शन होता है जीएस का। ये सेक्शन होता है जीएस, मतलब पेपर नंबर 3 जीएस का पेपर नंबर 1 होता है, पेपर नंबर 4 जीएस का पेपर नंबर 2, 5 को 3, 6 को 4 और 7 को 5। आप चाहें तो जीएस के पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 देखिए या ओवरऑल पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 देखिए। इनका अपना एक पैटर्न है, इनका अपना एक पैटर्न है कि हर एक पेपर को कितने भाग में बांटा गया है, तो बोलना 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 बता दीजिएगा। सबसे पहले बोलिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3। मैं पूरे का लिस्ट नहीं बनाऊंगा, लंबा चौड़ा बहुत क्लास बोरिंग हो जाएगी, आपको बोर लगने लगेगा। सिलेबस है आपके पास, आप देख लीजिएगा। हम अपने विषय की बात करेंगे, हर टीचर आएंगे, हर एक अपने पेपर पे जो जो उनका विषय है उस पे वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भाग 1, भाग 2 और भाग 3, हर एक पेपर कितने भागों में बांट दिया गया, 3 to 7 में 3 भागों में बांट दिया गया। पेपर 1 में जो भी विषय होंगे वो कितने अंक के होंगे, हर एक पेपर कितने नंबर का होता है, तो बता दीजिएगा 200 नंबर का होगा। तो 200 नंबर में अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, भाग 1 के 75 अंक, भाग 3 के 75 अंक और भाग 2 में कितने अंक होंगे, 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिनकी किस्मत में भाग 2 के विषय में शामिल होना लिखा है उनको कितने अंक मिलेंगे, 50 अंक। और जो विषय भाग 1 और भाग 3 में होगा उनके अंक कितने होंगे, उनके नंबर कितने होंगे, तो बताना 75 नंबर होंगे, याद रखिएगा। बता पाएंगे आप, समझ पा रहे हैं। मैं आ जाऊं सीधा कौन सा पेपर, हम बात कर रहे हैं किस विषय की, इंडियन जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो इंडियन जियोग्राफी जो विषय है वो कौन से पेपर में है, जल्दी बोलिए, पेपर नंबर 5 में। और जैसा कि मैंने बताया पेपर नंबर 5 को या कोई भी पेपर कितने भागों में बांटा गया, तो बोला 3। बोलिए भाग 1, बोलिए भाग 2 और भाग 3। अब चूंकि भाग 1 में कौन कौन सा विषय, चलो बताओ, भारत और छत्तीसगढ़ की, चलिए भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मी की मिक्स, हाँ बिल्कुल। अर्थशास्त्र बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स बोलना, अर्थव्यवस्था बोलेंगे तो इकोनॉमी बोलना। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। और वैसे पॉलिटिक बात करें तो राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था, हमें व्यवस्था पढ़नी है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था। भाग 2 में आ जाता है भारत का भूगोल, और यहां पर भाग 3 में आ जाता है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो चूंकि हमारा विषय कौन से भाग में आ गया, यानी कि हमारे अंक कितने होंगे, तो यह बात तय है कि इंडियन ज्योग्राफी पेपर नंबर 5 के भाग 2 में शामिल है, जिसके अंक होंगे टोटल 50 नंबर के। बात समझ में आ रही। और इसमें भी अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, 2 नंबर के 22 प्रश्न, किसी भी पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक की बात कर, 2 नंबर के 22 प्रश्न, 4 नंबर के 13 प्रश्न, 8 नंबर के 8 प्रश्न और 10 नंबर के 2 प्रश्न जिनमें से 1 बनाने होते हैं, और 15 नंबर के 4 प्रश्न जिनमें से 2 बनाने होते हैं। ये सब क्या बता दिए सर, ये सब बताया गया था, इसलिए तो मैं आया हूं, ठीक है। जो अधूरापन रहेगा वो मैं पूरा कर दूंगा, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए, सीजीपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे होते हो और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि आप एकदम 0 पे हो। तो जो शुरुआत होती है वो एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ही अंत कैसा होगा, अच्छा होगा। शुरुआत में अगर आप कमजोर पड़ते हो तो याद रखिएगा यही चीज आपको आगे तक परेशान करती है। समझ रहे हैं बात को। शुरुआत से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा हर एक चैप्टर का, मैं हर एक चैप्टर का क्या लूंगा, टेस्ट लूंगा। हर एक चैप्टर का मैं क्या लूंगा, तो बताना टेस्ट लूंगा।
और चूंकि हम प्री प्लस मेंस की बैच के हैं तो मैं प्रीलिम्स का भी टेस्ट लूंगा और मेंस का भी टेस्ट लूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि ज्यादा टेस्ट किसका होना चाहिए, प्रीलिम्स या मेंस का? ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए मैं मेंस ओरिएंटेड टेस्ट लूंगा। पहला टेस्ट जो होगा हमारा वो मेंस का होगा, फिर जो टेस्ट लूंगा वो किसका होगा, यानी मेरा पूरा फोकस मेंस का होगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स से पढ़ना होता है, सिर्फ वो पढ़ने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मेंस में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर आपकी लिखने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, याद रखिएगा एक अच्छा रेसर तभी अच्छे से दौड़ पाता है जब वो दौड़ने की प्रैक्टिस करता हो। जैसे रेस है और आप दौड़ ही नहीं रहे हो तो कभी रेस में अच्छे दौड़ नहीं पाओगे, याद रखना। वैसे अगर मेंस में लिखने की बारी आती है, अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं किए हो तो कभी अच्छा नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, याद रख लेना। चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, कितने भी अपने क्लास के टॉपर क्यों ना रहो, स्कूल के टॉपर क्यों ना रहे हो, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर क्यों ना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, आप मेंस में कभी नहीं लिख पाओगे। और ये बात आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपका सबसे पहला टेस्ट लूंगा कि आपका मेंस में परफॉर्म कैसा है, वो सब समझ में आ जाएगा लेकिन टेस्ट देने के बाद। तो हर एक चैप्टर का मैं अपना क्या लेता रहूंगा, टेस्ट लेता रहूंगा। प्रॉपर टेस्ट रहेगा, मेंस का प्रॉपर, प्री का प्रॉपर टेस्ट होता होगा। और जो मेंस में और इसके अलावा एक और चीज कि एक दो कॉपी बनानी पड़ेगी आपको। एक प्रैक्टिस शीट की कॉपी बनानी पड़ेगी जिसमें आप क्वेश्चन ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे, और एक फेयर नोटबुक की कॉपी बनानी पड़ेगी, फेयर नोटबुक। क्योंकि ये जो लिख रहे हो ये किस में लिख रहे हो, रफ में कि फेयर में? घर में एक फेयर कॉपी बनेगी। इन सारी चीजों को जो मैंने आपको पढ़ाऊंगा 1 घंटे में, वो सारी चीजों को आप घर जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप कहाँ पढ़े हो? आप तो घर जाके पढ़ोगे क्या कि यहीं पढ़ लिया आप मेरे साथ साथ? अरे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूं, घर में आप पढ़ोगे। तो जो मैंने पढ़ाया है उसे घर जाके आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ा उसे समझेंगे, जो समझा उसे रटेंगे। और जब रट लोगे तो रटी हुई सारी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। याद रखिएगा, दिमाग में कब छपेगा, जब आपकी कॉपी में छपेगा। एक बार लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, एक बार आपकी कॉपी बननी जरूरी है। और जब एक बार कॉपी बन जाएगी उसी को बार 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 क्या करें, पढ़ते रहे। 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा यह है कि अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स को कितनी बार पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? आपको जो रिवीजन करना है, ये रिवीजन किसी रफ कॉपी का नहीं होगा। रफ तो रफ ही होता है ना, क्या उसकी वैल्यू फेयर जैसी हो सकती है? रफ रफ होता है, फेयर फेयर होता है, याद रखिएगा। तो आपका जो रिवीजन होगा वो रफ कॉपी से नहीं होगा, याद रखना, फेयर कॉपी से। और अगर कोई फेयर कॉपी नहीं बना रहा है तो याद रखना वो अपने आने वाले रिवीजन के मार्ग को खराब कर रहा है, वो अपने रिवीजन को खराब करेगा। याद रखिएगा, पढ़ाई तो कर लोगे, मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन जब बात आएगी रिवीजन की तो रिवीजन के लिए देखोगे कौन सी कॉपी है रिवीजन के लिए, कोई कॉपी नहीं है आपके पास रिवीजन के लिए, तो रिवीजन कैसे करोगे? इसलिए फेयर कॉपी बनना जरूरी है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई हो ना हो, लेकिन उससे खुद का बनाया हुआ नोट जरूर होता है, याद रखना। पूछना ना कभी भी सफल आदमी से पूछना, वो नहीं देना होगा तो बोलेगा अरे मैं तो कुछ नहीं बनाया हूं, अगर नहीं देना होगा तो। नहीं तो हर सफल व्यक्ति अपने साथ क्या रखता है, नोट्स बनाते ही बनाता है, तभी तो सफल हुआ। बिना नोट्स बनाए कोई सफल हो ही नहीं सकता। बोले मैं बुक पढ़ के सफल हो गया, असंभव। आप किसी सफल व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। चलिए आइए, तो मैंने क्या बोला, 2 नंबर कितने प्रश्न, 4 नंबर के कितने प्रश्न, 8 नंबर के कितने प्रश्न, 10 नंबर के 2 में 1 और करके ऑप्शन होगा, और करके ऑप्शन होगा, 2 में से कोई भी एक बनाइए आप। और 15 नंबर के 4 प्रश्न, 2 में 1 एंड अगेन 2 में 1। ठीक, अब इसमें समझना क्या है, अगर मैं हर एक पार्ट भाग को बांट दूं, भाग 1 2 3 को बांट दूं, तो मैं बात कर लेता हूं अपने भाग की। भाग 2 की अगर बात करूं तो 2 नंबर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, बोलो क्या लिखा हूं मैं, तो बोलोगे 6। बोलने वाला विद्यार्थी चाहिए मुझे। आपको एक अच्छा टीचर चाहिए होता है ना, क्या मुझे अच्छा स्टूडेंट नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताइए। चॉइस सिर्फ आपकी नहीं होती है, चॉइस हमारी भी होती है, याद रखिएगा। या तो आप अच्छे हो और नहीं हो तो मैं आपको अच्छा बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे आप जानते नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो 2 चीजें होती है ना, अच्छे हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपको उस अच्छाई लेवल तक, उस लेवल तक पहुंचाऊंगा जरूर, याद रखिएगा। चलिए, तो 2 नंबर के 6, 4 नंबर के बोलो 3, 8 नंबर के 2, 10 नंबर के 1, मतलब 2 में से 1, 2 लिखिएगा ऐसा, 2 जिसमें से बनाने कितने हैं। तो पता यह चला कि टोटल 50 नंबर में आपको बनाने कितने क्वेश्चन है, 6 3 9 2 11 और 1 12 क्वेश्चन। मतलब इंडियन ज्योग्राफी के 50 नंबर में आपको 12 क्वेश्चन बनाने हैं बस।
कि ये जो हमारी तैयारी है वो सिर्फ 12 क्वेश्चन बनाने की है, याद रखिए, सिर्फ 12 क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर 12 क्वेश्चन से मिल जा रहे हैं तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, 12 क्वेश्चन 50 नंबर मिल जा रहे हैं। ठीक, अब सवाल यह है कि अगर भाग 2 में 2 नंबर के 6 हुए तो 22 में 6 माइनस करिए, घट भी नहीं रहा होगा ना, 22 में 6 नहीं घट रहा होगा ना, घटा कि नहीं घटा, नहीं नहीं मैं जान रहा हूं ना, क्योंकि आपको कितना पता है ये मुझे पता है, क्योंकि पहले मैं भी वहीं बैठता था, तो मुझे पता है कि कितना पता होता है बच्चों को, हालांकि कई बच्चों को बहुत पता होता है, ऐसा कुछ नहीं, याद रखिएगा। तो जब 2 नंबर के 6 भाग 2 में हो गए तो बचे कितने, 22 में 6 माइनस करिए 16। तो अब जो भाग 1 और 3 के क्वेश्चंस होंगे, अगर मैं उसकी बात करूं, हालांकि वो अपने टीचर जो आएंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन मुझे उतना भी वो बताएं ना बताएं, लेकिन हम बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, हम सारी चीज क्लियर रखेंगे, जब वो बताएंगे तो डबल हो जाएगा आपका, और एक एक से भले तो एक बार पढ़े, किसी ने और बता दिया तो ये नहीं सर मुझे पता है, नहीं सर बता दो, क्यों, क्योंकि किसी विषय को या किसी टॉपिक को या किसी भी चीज को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है, तब जाके तैयारी अच्छी होती है। ठीक, तो वो बहुत बार अगर कोई और बता रहा है तो ये बिल्कुल मत बोलना सर हमको पता है, बता दीजिए, आप कुछ नया बताओगे, हमारे नॉलेज में और इजाफा होगा, बढ़ेगा हमारा नॉलेज। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन को 2 भागों में बांटो, भाग 1 और 3 के हिसाब से बांटो, कितने कितने बटेंगे, 8-8। तो भाग 1 और 3 के हिसाब से मैं 1 और 3 का दोनों बता दे रहा हूं, साथ में 2 नंबर के कितने क्वेश्चन हुए, 8-8 क्वेश्चन। भाग 1 में भी 2 नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 3 में भी 2 नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन भाग 2 में 2 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा सेक्शन है, वो किसी और का सेक्शन है। जब 4 में 3 हुए, 13 में 3 अगर माइनस कर दो तो बचे कितने, ये तो घट रहा होगा 10, और 10 को जब आधा आधा करोगे तो यहां पर 4 नंबर के दोनों भाग 1 और 3 में कितने कितने प्रश्न होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। जब 8 नंबर के हमारे पास 2 प्रश्न हैं तो ये टोटल कितने थे, 8, 2 माइनस कर दो कितने, 6, कितने कितने, तो भाग 1 और 3 में 8 नंबर के 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन बात जब 10 नंबर की है तो 10 नंबर के प्रश्न जो होंगे सिर्फ और सिर्फ भाग 2 से ही पूछे जाएंगे, जबकि 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो भाग 1 और 3 से पूछे जाएंगे, याद रखेगा। मतलब जो भाग 1 और 3 के जो विषय हैं उन विषयों में 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के प्रश्न होंगे, और भाग 2 में 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 10 नंबर के प्रश्न होंगे। मतलब हम जो भाग 2 में हैं हमारे पास 15 नंबर के प्रश्न नहीं है, हमारे पास 15 नंबर के प्रश्न नहीं है, याद रखेगा, और उनके पास 10 नंबर के नहीं है, तो ना हम 15 नंबर ही हैं ना वो 10 नंबर ही हैं। बेकार एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब हमारे पास 15, हम 2, 4, 8 और 10 वाले हैं, वो 2, 4, 8 और 15 वाले हैं, ना उनके पास 10 वाला है ना हमारे पास 15 वाला है। ठीक, तो हम खुश हैं कि दुखी हैं कि 15 वाला नहीं है, बोलो खुश है कि दुखी है। देना तो आपको है ही है, किसी ना किसी में तो देना ही है, क्योंकि ये जो 15 नंबर के हैं 175 शब्द के हो जाते हैं और बड़े प्रश्न हो जाते हैं जिसमें से आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। खैर उससे भी इशू नहीं है अपने को। फिर 15 नंबर के 1 और भाग 3, भाग 1 3 में, भाग 1 में 2 में 1 बनाने होंगे और करके लिखा होगा, और भाग 3 में भी 2 होंगे जिसमें से 1 बनाने होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 4 में 2 बनाने। उधर वाला सेक्शन हटा दो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमारा वाला सेक्शन ये है। यानी आप ये बात समझ चुके हो कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी में 2 नंबर के 6 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न, 8 नंबर के 2 प्रश्न और 10 नंबर के 1 प्रश्न बनाने होंगे। चूंकि उसमें 2 आएगा, ऑप्शन रहेगा, उसमें से 1 बनाने होंगे। बोलो हाँ। और जब वर्ड लिमिट की बात करें तो 2 नंबर के लिए कितने वर्ड लिमिट, 30 शब्दों में लिखने होंगे। 2 नंबर के लिए कितने वर्ड लिमिट है, 30 शब्द, 30 शब्द। और लाइन दी जाएगी कितनी, ये न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको 5 लाइन दी जाएगी। न्यू पैटर्न, पहले हम आंसर कैसे लिखते थे, लैंडस्केप में ऐसा, अब आंसर कैसे लिखेंगे, इफ पोर्ट्रेट, सीधे। ठीक, तो उसमें चौड़े में ज्यादा स्पेस होता था तो लाइन 4 देते थे, इसमें कम स्पेस होता है तो लाइन 5 देंगे। मैं आपका टेस्ट जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग लूंगा, जिसमें आपको
एक A4 साइज की पोर्ट्रेट मोड पे दी जाएगी और उसमें आपको लिखना है। मेंस के विद्यार्थी हो, मेंस के विद्यार्थी जैसा अपने आप को ट्रीट करना, मतलब मुझे लिखने वाला विद्यार्थी बनना है, और लिखने की प्रैक्टिस किए बिना लिख नहीं पाओगे, याद रखना। और याद रखना, मेंस की तैयारी में प्री की तैयारी ऑटोमेटिक छुपी हुई है। मेंस पढ़ने वाला प्री पढ़ लेता है, लेकिन प्री पढ़ने वाला कभी मेंस नहीं पढ़ पाता, याद रखना। ठीक, अब आप देखिएगा आप क्या कर रहे हैं। अगर आप घर में जाके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं। घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, तो आप क्या कर रहे हैं। चॉइस इज योर, आपको क्या अच्छा लगता है आप देख लीजिएगा। और अगर आप प्री प्लस मेंस के हैं तो आप दोनों कर रहे हैं। आप प्री प्लस मेंस की हो गया तो आप दोनों करेंगे। एक प्री वाला अगर घर में अपने आपको 3-4 घंटा दे रहा है और मेंस वाला अपने आपको 4 घंटा दे रहा है, तो अब आप दोनों वाले हो तो आप कितना घंटा दोगे। ठीक ठीक, एक साथ तैयारी कर रहे हैं प्री प्लस मेंस की, और ये बहुत अच्छा होता है। क्यों पता है, क्योंकि प्री में आधा पढ़ने के बाद मेंस में आधा पढ़ने से अच्छा ये है कि मैंने एक साथ पूरा पढ़ लिया। नहीं, मैंने पहले चावल खाई फिर बाद में दाल खाई, इससे अच्छा मैंने दाल चावल सान के खा लिया तो ज्यादा अच्छा टेस्ट लगा। अचार भी था, रायता भी था, इस सबको मिला के खा लिया तो और टेस्ट हो गया। तो जब आप साथ में एक साथ पढ़ते हो ना तो एक अलग नॉलेज, एक अलग चीज की अनुभूति होती है। जब प्री में आपने प्री ओरिएंटेड पढ़ा, मेंस में फिर मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, अलग अलग मजा नहीं आता। एक साथ पढ़ोगे तो एक अलग सा नॉलेज गेन कर पाओगे, वो तो पढ़ने के साथ समझ में आ ही जाएगा आपको। चलिए, तो 2 नंबर के लिए 30 शब्द, 4 नंबर के लिए 60 शब्द, 8 नंबर के लिए 100 शब्द और 10 नंबर के लिए 125 शब्द। और लाइन की बात करें तो यहां पे डबल कर दीजिए, 5 का 10 लाइन। 100 नंबर के लिए इसको कर दीजिए कितना, 100 शब्दों के लिए कर दीजिएगा 20 लाइन। ये कितना लाइन 10, ये लाइन कितना 20, और ये 125 शब्दों के लिए कुछ 24 लाइन दिए जाते हैं। फिलहाल यही पैटर्न है, 1-2 नंबर लाइन इधर उधर कम ज्यादा हो सकती है, उस पर कोई वो मैटर नहीं है। तो आपको मैं अपने टेस्ट में 2 नंबर के लिए कितना लाइन दूंगा, 4 नंबर के लिए कितना लाइन दूंगा, 8 नंबर के लिए कितना लाइन, और 10 नंबर के लिए कितने लाइन दूंगा। इसी लाइन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिखिएगा। कर लेंगे ऐसा, चलिए ये बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जैसा कि आप इस बार का भी रिजल्ट अगर देखे होंगे तो अंदर से कुछ लगा होगा कि नहीं मैं भी बन सकता हूँ। 22 साल की निशा ठाकुर, 22 साल की उम्र में, सोचो जिस उम्र में हमारा ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, उस उम्र में वो डीएसपी बन गई। छोटी बात है, बड़ी बात है। याद रखिएगा वो मेरी स्टूडेंट रही है, मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। वो जब तैयारी करती थी तो उसके अंदर एक अलग ही एक जज्बा रहता था कि मुझे एग्जाम निकालना है। जब वो टेस्ट देती थी तो उसके अंदर टेस्ट का एक बहुत ही अच्छे नंबर मिलते थे उसको। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर एक अलग ही खुशी होती है कि नहीं बच्चे बन गए। याद रखिएगा आपके सिलेक्शन में सिर्फ 2 लोगों को खुशी होगी, एक है आपके पेरेंट्स और 2 है आपके टीचर्स, याद रखें। बाकी किसी और को कोई खुशी नहीं होने वाली। बोले चाचा को भी खुशी होगी तो मामा को भी खुशी होगी, किसी को खुशी नहीं होती। भाई बहन को खुशी नहीं होती। अगर मैं एक ब्रॉडर सेंस में बताऊं तो भाई बहन को भी खुशी नहीं होती, याद रखिएगा। चाचा मामा तो दूर की बात है, कितने लोग के रिश्तेदार अच्छे हैं, वो अभी लग रहा है अच्छे हैं एक बार सफल हो जाओ, ठीक, समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा रिश्तेदार किसी के अच्छे नहीं होते, किसी के अच्छे हो गए तो किस्मत की बात है। तो फिलहाल तो कोशिश करिएगा। हाँ, तो मैंने जैसा कि मैं उसको जानता हूँ, तो 22 साल की उम्र में आप अगर 22 साल की उम्र में नॉर्मली आप कहीं जाके अगर चाय वगैरह पी रहे हो या फिर कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों को क्या लगेगा, मतलब है स्टूडेंट होगा कोई, है ना। और वही 22 साल की उम्र में अगर वर्दी पहन के चले जाओ किसी रेस्टोरेंट में तो सब लोग सैल्यूट मारेंगे। कैसा लगेगा आपको कि 21 साल की उम्र में मैं वहां चाय पीने जाता था, मुझे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई मुझे देखता तक नहीं था। आज मैं वर्दी में जा रहा हूं 22 साल की उम्र में तो सब लोग मुझे सलाम ठोक रहे हैं। अरे 22 साल छोड़े, रिजल्ट से पहले तक अगर मैं रेस्टोरेंट गया हूं तो मेरी कोई इज्जत नहीं थी, और जस्ट रिजल्ट के बाद गया तो कितना फर्क आ जा रहा है। आप भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकती तो आप भी कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का जो एक रॉब है, स्वैग है, पावर है और पैसा भी, मतलब ठीक है, वो किसे नहीं चाहिए बताओ, सबको चाहिए ना। और ये सब पावर के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है कि काम के लिए हो रहा है, मतलब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बोल दो सर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सर हम देशभक्त है, बोल दो, झूठ झूठ ठीक है। चलिए आइए, तो याद रखिएगा ये 1.5 साल की जो आपकी मेहनत है, 1.5 से 2 साल की मेहनत, बातें तो बहुत सारी है लेकिन कितना भी मैं बोलूं कमी है।
ये जो 1.5 से 2 साल की मेहनत है, याद रखिए, इस 2 साल की मेहनत अगर आपने बहुत शिद्दत से कर ली, आने वाली पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। और इस 2 सालों में बहुत मजा कर लिया, बहुत आराम ले लिया, तो आने वाली पूरी जिंदगी कष्ट के साथ गुजरेगी। मर्जी आपकी कि आप क्या चाहते हैं, बता दीजिए। अभी का आराम या अभी का मजा, बात की सजा। और अभी की सजा, अगर आप अभी 2 साल ऐसा फील करें कि मुझे बहुत मेहनत करनी, याद रखिएगा, आप जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ाई के दौरान हो सकता है कि आपको पेन हो सकता है तकलीफ हो सकता है दर्द हो। ये आज है, कल खत्म हो जाएगा। दर्द होता है, होने दो, पैरासीटामॉल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, दर्द आ रहा है, आजकल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार वक्त गुजर गया, एक बार वक्त गुजर के दोबारा वक्त नहीं आएगा, याद रखेगा। तो अगर पढ़ने के दौरान पीठ में दर्द हो रही है तो पैरासीटामॉल खा लेना, पेन किलर खा लेना, आग में गड़ रही है तो गुलाब जल डाल लेना, लेकिन याद रखिएगा अपने समय को बर्बाद मत करना। अब जितनी मेहनत इस 2 साल के टाइम पीरियड में कर सकते हो, याद रखना उसके बाद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो साथ में नहीं कर सका वो बाद में नहीं कर पाएगा, याद रखना। जब आप टीचर के साथ, कोचिंग के साथ नहीं पढ़ पाए तो कोचिंग के बाद भी नहीं पढ़ पाओगे, याद रख लेना। इसलिए तो कहता हूं कि 2 साल में 3 साल, 1.5 से 2 साल में जो सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस के साथ साथ पढ़ना। जिस दिन मेरा भूगोल खत्म उस दिन आपका भी खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर पहले आप खत्म तो करो फिर हम है ना शुरू करने के लिए। ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन होता है, याद रखेगा। मेरे साथ पढ़ते रहना, क्योंकि जो मेरे साथ नहीं हो पाया वो मेरे बाद भी नहीं कर पाएगा, याद रखना। क्लियर? अंदर से कुछ खोल रहा है, कुछ लग रहा है मतलब कि सर सही बोल रहे हैं। ये बातों की सिर्फ बातें नहीं है, याद रखिएगा, ये करवाने वाली बातें। और ये मैं आपसे करवा के रहूंगा। मैं, वो भले आप ना कर रहे हो, आप भले थोड़ा इरेगुलर हो जाओ या डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा सा आप कम हो जाओ, लेकिन मैं, याद रखिएगा, आपसे प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनवाऊंगा, प्रॉपर आपका टेस्ट भी लूंगा और प्रॉपर आपको मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और डांटने की जरूरत पड़े तो मैं आपको डांटूंगा भी। ठीक? थोड़ा तो बड़ा हूं आपसे, डांट सकता हूं। ठीक है, चलिए आइए। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया किस टाइप का पैटर्न होगा। और इंटरव्यू हमारे कितने नंबर के होंगे तो बता दीजिएगा। कहाँ गया इंटरव्यू? इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। तो ये जो मेंस है वो 7 पेपर, हर एक पेपर 200 नंबर, यानी 1400 नंबर का आपका मेंस और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। टोटल कितने? आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा 1500 में। पिछली बार 1400 में 701 नंबर शायद देवेन, ठीक है, तो वो 1400 में 701 नंबर लाकर टॉपर बने। 707 है क्या? ठीक है, तो वो 707 ले लीजिएगा। तो 707 मतलब आप देख पा रहे हैं कितना परसेंट लाना है? 50%। बहुत ज्यादा वो नहीं करना है आपको, 50% लाना है। 50% भी नहीं ला पाए तो फिर बेकार है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, 50%, यानी भूगोल में 50 नंबर के अगर क्वेश्चंस है तो आप 25 का मत सोचिए, आप 35 से 40 का सोचिए। सोच ज्यादा की होनी चाहिए। मैं तो बोलूं पूरे 50 का 50 सोच रहे, सोचने में क्या जाता है, किसका जाता है। लेकिन आपको लाना कितना है? 35 से 40 नंबर किसी भी हाल में लाना है, और वो आपका आके रहेगा। क्योंकि भूगोल से आसान विषय कोई और मिलेगा नहीं आपको, देख लेना। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए ताकि ये विषय आसान है इसलिए कह रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप मैक्सिमम गेन कर पाएंगे। इसी बातों की नहीं है, मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। चलिए आइए तो शुरू करें। बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा इसके। और जब आप पेपर 5 देखेंगे, पेपर 5 का भाग 2 देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है भारत का भूगोल। ठीक, सबसे पहला काम होगा सिलेबस को लिख लीजिएगा, अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन कौन सा टॉपिक हो रहा है। उस पर क्या करते जाइएगा, टिक करते जाइएगा, ताकि ये मेरा कंप्लीट हो गया है। बोलो हाँ, पक्का लिखेंगे? लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं। पिताजी बहुत मतलब हम सब मिडिल क्लास के हैं, तो कोई है जो एलाइट क्लास का है, मतलब थोड़ा सा एकदम रिच है, मतलब पुश्तैनी बिजनेस है सोनार का, या ऐसा कोई बहुत कुछ कि इधर कुछ नहीं हुआ तो उधर तो है ही, सब कुछ सेटअप बना हुआ है, पापा ने सब कुछ बना के रखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। बस पापा बोल ही रहे हैं कि बेटा आप बिजनेस संभाल ले। मैं ही हूं जो पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, नहीं निकलेगा तो बिजनेस तो रेडी है। जब एक ऑप्शन रेडी होता है ना तो आप अक्सर लापरवाह हो जाते हो, और जब पता है कि आगे कुछ भी नहीं है।
आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप बन जाते हो तो पूरी ज़िंदगी सेफ हो जाएगी, और नहीं बने तो यही जो ज़िंदगी चल रही वैसी चलेगी। तो जब एक बात और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कोई वजह हो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि, ये चाहते हैं क्या, मतलब आपकी लाइफ में कोई वजह है तो आप मैक्सिमम एफर्ट कर पाते हैं। और जब लाइफ में कोई वजह नहीं होती कुछ बनने की तो वो एफर्ट मैक्सिमम नहीं हो पाते। इसलिए लाइफ में वजह होना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही? वजह क्या हो सकती है? वजह बहुत सारी हो सकती है। आपको वजह ढूंढनी है। जैसे बहन की शादी नहीं हो रही है, हम जॉब करेंगे तो फिर बहन की शादी होगी, तो ये भी वजह है। ठीक, खुद की भी शादी नहीं हो रही है, ये भी एक वजह है कि बिना जॉब के कोई देता ही नहीं तो शादी कहाँ से करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है। आपकी वजह, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दें, अमीरों वाली ज़िंदगी, बहुत गरीबी ज़िंदगी जी ली, अगर मतलब कोई गरीब फैमिली से है तो वो उसका एक सपना होता है कि मैं अपने माँ बाप को बहुत अच्छी ज़िंदगी दूं उनके बुढ़ापे में, और ये वजह बहुत बड़ी वजह होती है। चलो वो सब छोड़ दो, मेरी शादी में ज़रूर आना। मैं बुला नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, मूवी देखे मेरी शादी में ज़रूर आना। याद है वो लड़की जो थी जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी, सत्तू नाम था उसका, वो पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर ली थी, मींस निकल गया था, उसका इंटरव्यू देने वाली थी, उसके बाद पीसीएस ऑफिसर बन जाती। हम पीएससी बोलते हैं, यूपी में पीसीएस बोला जाता है, याद रखेगा। तो उसका पीसीएस एग्जाम मींस क्रैक हो गया था और वो इंटरव्यू देके सेलेक्ट होने वाली थी, उसने छोड़ दिया था उसे। वो कितना रोया था, बहुत रोया, उसके माँ बाप रोए, उसकी बहन को भी इधर उधर की बातें सुननी पड़ी। तो उसको जब बहुत बुरा लगा तो उसने क्या किया कि तुमने मुझे पीसीएस के लिए छोड़ा था ना, मैं तुमसे बड़े एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं यूपीएससी लेवल की तैयारी करूंगा और आईएएस बन के तुम्हारे सामने आके दिखाऊंगा। तो बहुत तैयारी किया और आईएएस बन के उसके सामने आया। एग्री? ऐसी कुछ था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो नहीं छोड़ी होती तो क्या क्लर्क से कभी ऊपर आया होता? वो कभी, पूरी जिंदगी गुजर जाती, वो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाता, क्लर्क ही पूरी जिंदगी रहता। लेकिन उसने छोड़ा तो उसको आग लग गई। कई बार आग लग जाता है, कभी लगी है आग? इसका मतलब ये नहीं कि अब सर मुझे कोई छोड़ दे तो मेरे को वैसी गुस्सा आएगा फिर मैं भी एग्जाम निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है। उतना इंतजार मत करना कि कोई आए और छोड़े और उसके बाद आप पढ़ाई करें, इतना मत सोचना। मैं एक वजह की बात कर रहा हूं, वजह बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। ये वजह इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, दिन का चैन उड़ा दे। रात में सोने जाओ तो आप सो ना पाओ, क्यों? क्योंकि आपकी वजह नींद से ज्यादा बड़ी है। बात समझ में आ रही है? आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, क्यों? क्योंकि आपकी वजह आपको सोने नहीं देती। है दम, है वजह इतनी स्ट्रांग जो आपको सोने ना दे और जल्दी उठा दे? है वजह इतनी स्ट्रांग? बताइए। नहीं ना? तो बना लो, क्योंकि जब तक वजह नहीं होगी ना, रात में अक्सर नींद आते रहेगी। याद रखना, जल्दी मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे को सोने जाना है। बात समझ में आ रही है? और जब भी पढ़ाई करना, टाइम देके पढ़ाई मत करना। 8 बजे बैठे पढ़ने के लिए और 12 बज गई और यार 12 बज गया, सोने जाना है, और चले गए सोने के लिए। ऐसा पढ़ाई नहीं होती है। समय को दूर कर देना। आज जो मैं बैठा हूं तब तक पढ़ाई करूंगा जब तक मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, और इसी कंप्लीट करने के चक्कर में पता चला दोपहर के सुबह के 4 बज गए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि 4 बज रहे 5 बज रहे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी बस। ये समय मेरे को रोक नहीं सकता, ये दिन और रात मुझे रोक नहीं सकता पढ़ने से। मेरी पढ़ाई कंप्लीशन मांगती है, कंप्लीट होना मांगती है, समाप्त होना मांगती है, समय नहीं मांगती। मैं 8 बजे बैठा था तो क्या 12 बजे सो जाऊं? मुझे अगर 6 बजे तक भी पढ़ना पड़े तो भी पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अकम्प्लिश्ड करना था, मुझे चीज़ों को क्या करना था, कंप्लीट करना था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कई सारी रातें जब आप जागोगे, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 12 बजे सोते थे, 4 बजे उठ जाते थे, सिर्फ 4 घंटा सोते थे, तो जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन एक बात जरूर बोलिएगा, मैं पीछे 1.5 साल से सुकून से नहीं सोया। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी मुझे सोने नहीं दे रही थी। आज सेलेक्ट हो गया हूं, आज निशा ठाकुर बोलेगी मैं जा रही हूं आराम से रेस्ट करने, क्योंकि ये 1.5 से 2 सालों के संघर्ष में उसने सुकून से सोया तक नहीं होगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी, आपकी वजह आपको सोने नहीं देती। और जो आदमी बहुत सुकून से सो रहा है ना, समझ जाना कि वजह स्ट्रांग नहीं है फिर, और वजह स्ट्रांग नहीं है तो फिर तैयारी कहां से स्ट्रांग हो जाएगी? याद रखना। ठीक, करेंगे मेहनत अच्छे से। याद रखिएगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, चलो सुन लो, अब जब बात हो ही रही है तो बात कर ही लेते हैं। ये तैयारी आपकी कि आपके घर वालों की तैयारी है? याद रखिएगा, ये तैयारी आपकी कि आपके पापा मम्मी की तैयारी है? गलत। ये जो आप बनना चाहते हैं, ये आप बनना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बने? नहीं, मैं आपको बताऊं,
अगर आप एक भी, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई वजह नहीं है मोटिवेट होने की, आपके पास कोई वजह नहीं है वो जिसकी वजह से आप पढ़ ले, तो एक वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पापा चाहते हैं तो आपके पापा मम्मी चाहते हैं, तो उसकी वजह को पूरी करना मेरी सबसे बड़ी वजह है। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरी सबसे बड़ी वजह है। अगर आपको वजह नहीं मिल रही हो ना, तो वजह इसको बना लेना कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं, इसलिए मैं बनना चाहता हूं और मैं बन के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं रातों को क्या, मैं दिन को भी ना सो, सॉरी दिन को क्या, मैं रात को भी ना सो। ठीक। तो अगर पापा मम्मी अगर चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी वजह है कि उनकी खातिर मैं उनको डिप्टी कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। और उसके लिए मुझे कितना ही पढ़ना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर पाएंगे ऐसा? ऐसा सबके मम्मी पापा तो चाहते ही होंगे, पक्का चाहते हैं। पापा भेजें कि खुद से आया? पापा चाहते हैं ना, मम्मी चाहती है ना, बस इतनी वजह काफी, याद रखना। ये नहीं कि कोई छोड़ के जाए तब वजह बनेगी, वजह ये भी बहुत बड़ी है, याद रखना। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना आपका परम धर्म है, याद रखना। अगर वो एक बार बोलते बेटा मैं चाहता हूं कि तू डीसी या डीएसपी बन के दिखा मुझे, ये वजह बहुत बड़ी है आपके पढ़ लेने की। ठीक, करेंगे ऐसा? चलिए आ जाइए, हेडिंग डालिएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहला चैप्टर लिखिएगा। सबसे पहला चैप्टर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। देखिए अवस्थिति का मतलब क्या होता है तो बता दीजिएगा। लोकेशन, क्या बोलेंगे? लोकेशन। सुना है कभी लोकेशन? अवस्थिति भले और लगता हो लेकिन सुना ना हो सकता हो, लेकिन लोकेशन तो आप सभी जानते होंगे। कॉपी नहीं है बेटा? हाँ तो कोई, हाँ तो पन्ना कोई फाड़ो अपने कॉपी का, अगर पन्ना कोई दे दो उनको और एक कॉपी पेन दे दीजिए एक। अरे सब मत फाड़िए, कोई एक ही फाड़िए, सब लोग फाड़ रहे हैं। अबे दोगे किसको? लेने वाली तो एक ही है सिर्फ। हाँ चलिए एक पेन दे दीजिए। या भाई साहब भी फाड़ने को रेडी हो गए थे, पीछे भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दोगे किसको? एक ही है बस, ठीक है। हाँ मिल गया आपको, पेन दे दो। चलिए, अवस्थिति, लोकेशन और विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन। अब देखिए यहां पर जब भी आप बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन तो सुना होगा आपने, तो लोकेशन के लिए दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल सी चीज है, एक बता दीजिएगा अक्षांश रेखा और एक बता दीजिएगा देशांतर रेखा। एक बोलिए अक्षांश रेखा और एक बोलिए देशांतर रेखा, यानी लैटिट्यूडनल लाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन। एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखिए अब ये क्या होता है वो बताता हूं। हमारे पृथ्वी पर कोई भी लाइन जो क्षैतिज रूप से खींची गई हो, कौन सी लाइन? क्षैतिज रेखा, या इंग्लिश में से कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखा खींची जाएगी उसी को बोलते हैं कौन सी रेखा? अक्षांश या अक्षांश रेखा। और जो लाइन सीधी खींची जाती है यानी कि ऊर्ध्वाधर, क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसको बोलते हैं क्या? वर्टिकल लाइन। इसको कहते हैं देशांतर, देशांतर रेखा। तो जितनी भी पृथ्वी पे खड़ी लाइनें होगी यानी वर्टिकल लाइन होगी उसे आप बोलिएगा देशांतर, और जितनी भी आपको क्या नजर आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी वो बोल देना अक्षांश। इसके अलावा ये दोनों रेखाएं आप खींच रहे हो कि भगवान खींचे? बोलो हम खींचे। इसलिए ये एक कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी इमेजिनरी लाइन है। यानी अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पे खींची गई काल्पनिक रेखा है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है, यानी उसका प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या कहलाता है? लोकेशन। अब अगर आपसे कोई पूछे लोकेशन क्या होता है तो बता दीजिएगा कि अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पे खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती है। बोलिए आप सब लोग बोलिए, अरे बोलिए, मैंने आपको बोला ना
एग्जाम निकालने वाला विद्यार्थी कौन होता है? बोलने वाला होता है। अब आप नहीं बोल रहे हो तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आप क्या है बोल के। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु, बोलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? चलिए और आसान करता हूं। आपने कभी भी व्हाट्सएप पे आपने अपना लोकेशन शेयर किया है? पहले तो बताओ क्यों किए? नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है ना। खैर छोड़िए। तो अगर आपने लोकेशन शेयर किया है तो सामने वाले को ऐसा क्या भेजा कि उसको आपका लोकेशन पता चल गया कि आप कहां पर हो? क्या भेजा सामने वाले को? आपने व्हाट्सएप पे सामने वाले को ऐसा क्या भेजा कि उसको पता चल गया कि आप कहां पर हो? बोलो बोलो। आपने एक लैटिट्यूड, मैं आपको बता दूं, आप पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक डॉट हो। आप पृथ्वी पर सिवाय एक बिंदु के आप कुछ भी नहीं हो, याद रखना। क्या हो आप? एक बिंदु। उस पक्का ना, बिंदु हो आप, डॉट हो। आपके लिए एक अक्षांश रेखा और एक, तो सामने वाले ने आपको क्या भेजा, मतलब आपने सामने वाले क्या भेजा? एक अक्षांश रेखा और एक, और जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है वहीं तो आप खड़े हो, वही तो आपका क्या है? लोकेशन। बात समझ में आ रही है? तो सामने वाले को लोकेशन के तौर पे आपने क्या भेजा? एक लैटिट्यूडनल लाइन भेजी और एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन भेजी, जहां पर ये काट रही थी वहीं आप खड़े हो। बात समझ में आ रही? लेकिन जब मैं भारत की बात करूंगा तो भारत कोई बिंदु थोड़ी ना है जिसका एक ही अक्षांश होगा और एक देशांतर होगा। भारत कोई बिंदु थोड़ी ना है जिसका एक अक्षांश और एक देशांतर होगा। भारत का तो अपना एक वृहद भौगोलिक आकार है, उसका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। तो अगर भारत का वृहद भौगोलिक आकार है तो यहां पर देखिएगा भारत में एक अक्षांश होंगे कि कई सारे अक्षांश होंगे? और इन्हीं अक्षांशों के विस्तार को कौन सा विस्तार कहते हैं? अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है? यह अक्षांशीय विस्तार कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर। क्योंकि हमारी शुरुआत, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि हम उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं, हम कहां से जा रहे हैं? नीचे से ऊपर। क्यों नीचे से ऊपर जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए। तो दक्षिण से उत्तर के विस्तार को क्या बोलते हैं? वैसे देशांतर एक है कि बहुत सारे हैं? देखो बहुत सारे। तो ये पश्चिम में यहां से लेकर पूर्व में यहां तक जो फैला हुआ है उसको क्या बोलेंगे? किसका विस्तार बोलेंगे? सब बोलिए। याद रखिएगा, बोल के पढ़ने में मजा आता है। आप खुद अनुभव करिएगा, बोल के पढ़ने वाले में एक अलग ही मजा है। कितने लोग घर में मन में पढ़ते हैं और कितने लोग बोल के पढ़ते हैं? मन में पढ़ने वाले लोग कितने हैं? ठीक। और बोल के पढ़ने वाले लोग? अब बोलने वाले बताओ कैसा लगता है और मन में वाले बताओ तो कैसा लगता है। चलो बोलने वाले बताओ कैसा लगता है। बोलिए मैडम कैसा लगता है? बिल्कुल, जब आप बोलते हैं तो आप सुनते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप सुनते हैं, और सुनते हैं तो समझते हैं, और समझते हैं तो चीजें याद हो जाती है। मन वाले बताओ कैसे याद होता है? कौन था मन वाला? अब कोई भी नहीं है क्या? हाँ बताइए, क्या लगता है मन में याद करने से आपको? हाँ, आप आ गए लाइन पे। जब किसी चीज को याद करना होता है तो मैं भी बोल के पढ़ता हूं, ठीक है। खैर फंस गए ये। और कौन बोल रहा है? हाँ, हाँ बताओ, कैसे मन में पढ़ने से कैसा लगता है? अच्छा अच्छा, तो मन में पढ़ने से रीडिंग फास्ट। आपको रीड करनी है कि याद करनी है? बोलो बोलो। रीडिंग करना अलग बात होती है, याद करना अलग बात होती है। तो बताइए, याद करने के लिए आप आओगे कहां? बोलने में ही आओगे। क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप सुनते हो, लेकिन मन की आवाज पता नहीं कानों तक जाती है कि नहीं जाती, मुझे नहीं पता, लेकिन बोलने पर तो जाती है। कि आपको पता है कि जब आप बोलते हैं तो आपको ये भी पता होता है कि सुन रहे होते हैं ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। कई लोग ऐसा बोलने के बाद मैं क्या बोल डाला, तो वो पागल लोग हैं। उनको नहीं पता कि वो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे लफ्ज टू लफ्ज मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। एग्री? तो जब आप बोलते हैं तो आपको पता रहता है कि आप क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, तो ये अक्षांशीय विस्तार और ये, तो जब आप विस्तार पढ़ेंगे किसका? भारत की अवस्थिति ये बताती है कि भारत कहां पर है, और उसका विस्तार बताता है कि भारत कैसा दिखता है। अक्षांशीय विस्तार बताता है कि भारत की, क्या कर रहा हूं मैं, भारत की लंबाई कितनी है,
और देशांतरी विस्तार बताता है भारत की चौड़ाई कितनी है। बात समझ में आ रही? आप तो ठहरे एक बिंदु, तो आपकी ना लंबाई थी ना चौड़ाई थी, लेकिन भारत की तो लंबाई भी है और भारत की चौड़ाई भी। तो अक्षांशीय विस्तार उसके लेंथ को बताता है कि भारत कितना लंबा है, और देशांतरी विस्तार उसके चौड़ाई को बताता है, उसके विड्थ को बताता है। एग्री? तो सबसे पहले हम क्या पढ़े? अवस्थिति। फिर पढ़ेंगे क्या? देखिए उससे पहले एक दो शब्द हैं जो शायद आपको परेशान कर रहे हो। ये कमबख्त अक्षांत और देशांतर क्या है? ये मत बोला सर ये काल्पनिक रेखा है, लेकिन उसके अलावा ये क्या है बताइए? अक्षांश और देशांतर क्या है? चलो किसी कुछ पता है? चलो बात करें। याद रखें पूरा का पूरा पहला चैप्टर किस पर आधारित है? इन्हीं दो चीजों पर कि आप इन्हें कितना जानते हैं। इन्हें जान गए तो समझना कि पहला चैप्टर जान गए। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा चैप्टर का बेस कौन है? अक्षांश देशांतर। ठीक, तो ये अक्षांश और देशांतर जो काल्पनिक रेखा है कहां पर खींची गई है? तो चले पृथ्वी का अक्षांश और पृथ्वी का देशांतर पढ़ने। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर। क्लियर? चलिए, कहीं पर भी कोई भी शब्द परेशान कर रहा हो तो पहले उस शब्द को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि वो जो परेशान कर रहा है वो परेशान करना बंद कर दे। क्लियर? चलिए, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश। हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश। याद रखिएगा, ये बोर्ड में लिखने वाला पढ़ना ज्यादा अच्छा है कि पीडीएफ वाला ज्यादा अच्छा है? लिखने वाला। तो आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड में पूरा लिखूं? तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड पे मैं पूरा लिखूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में पूरा लिखें। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको। मुझे पता है कि बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा लगता है, तो पीडीएफ वाला बहुत बेकार है। पीडीएफ वाले में बस रहता है ये अंडरलाइन करते रहो, मजा नहीं आता। तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैं भी उतना ही लिख रहा हूं जितना आप अपनी कॉपी। तो यानी आपकी मेहनत के साथ साथ हम भी आप पे मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत सिंगल हुई कि डबल हुई? डबल हुई। तो एक एक से भले। तो जब आपको लगे कि आप अकेले हो तो समझना कि आप अकेले नहीं हो, आपके रिलेटेड टीचर भी आपके साथ है। लैटिट्यूड, अर्थ लैटिट्यूड। चलिए अब आइए, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो मैं लिखूंगा तो आप भी लिखोगे ना। मैं बोर्ड पे ए लिखूंगा तो आपकी कॉपी में ए लिखा होना चाहिए। फिर मैं मिटा दूं तो देख लेना क्या करना है। ठीक है? तो आप वो सब चीज कॉपी में लिखेंगे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। एग्री? चलिए दूसरी बात, जब आप कोई चीज को समझते हैं तो चेहरे में क्या होती है? समझ वाला एक्सप्रेशन, और ना समझे हो तो ना समझने वाला एक्सप्रेशन। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे समझते तो भी वही चेहरा लेके बैठते हैं, नहीं समझते तो भी वही चेहरा लेके बैठते हैं। कैसे कर लेते हो ये सब? आप कुछ मेडिटेशन करके आते हो क्या शाम को? मतलब एक एक्सप्रेशन होता है ना, देने वाला एक्सप्रेशन, काहे नहीं देते हो? समझे? और वैसे भी एक प्रशासनिक अधिकारी के चेहरे में एक स्माइल हमेशा बनी रहनी चाहिए। कल के दिन प्रशासन में जब आप जाओगे तो इस तरीके के बैठोगे कि कोई देखे तो आपको लगे कि कितना एंग्री मैन है ये। याद रखिएगा, आप हमेशा खुश रहें, चेहरे में हमेशा एक मुस्कुराहट आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर बनाती है। याद रखना, आपकी बॉडी कैसी उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक स्माइल आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर बना देती है। तो आप पढ़ने के दौरान हमेशा कोशिश करें कि आप स्माइली रहें, ताकि एक पॉजिटिव वेव्स क्लास में रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी क्लास में रहे। क्लियर? होती है ना पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, मानते हो कि नहीं मानते हो? पहली क्लास है इसलिए बातें ज्यादा कर रहा हूं, नहीं तो हम पढ़ते ज्यादा हैं बातें कम करते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक निगेटिव। हमेशा निगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखना। वो आपको एक समय के बाद समझ में आ जाएगा कि कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव। अगर आपका दोस्त आपको आके बार बार कहता है क्या बात है खूब पढ़ाई कर रहा है, और अगर उसके बाद पढ़ाई अगर होना बंद हो जाए, उसके बाद आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो समझ लेना कि वो निगेटिव है, वो रॉन्ग नंबर है। उसके साथ कभी दोस्ती मत करना, उसको छोड़ देना, क्योंकि वो दोस्त आपके लिए अच्छा कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी है, जिसके बोलने पर उसकी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रही है। आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देख पाते होंगे ऐसा कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पॉजिटिव निगेटिव होता है भैया। एग्जाम्पल दूंगा एक छोटा सा, सुन ही लो। अब क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चे इस दुनिया में जब आता है तो एक पार्टी वाल्टी मनाया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, ऐसे गाल को उली उली करते हैं। अचानक बच्चा रोने लग जाता है। ठीक, बड़ा बड़ा एमडी डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, कोई भी कितना बड़ा डॉक्टर हो, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर हो,
कोई भी डॉक्टर हो ठीक नहीं कर सकता उसको, याद रखना। कोई मेडिकल साइंस की दवाई काम नहीं आएगी, लेकिन मम्मी का मेडिकल साइंस काम आएगा। मम्मी घर के अंदर जाएगी, 7 मिर्ची लेगी, गोल 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 घुमाएगी, और उसके बाद बच्चा हंसने लग जाएगा। देखिए, कभी नोटिस किया कभी? तो बच्चे क्या लगी थी? नजर लगी थी। ये मम्मी से बेहतर कोई नहीं जानता, शायद आप लोग भी उतना नहीं जानते हो जितना मम्मी जानती है। जब भी आपको तकलीफ होती है तो मम्मी नजर उतार देती है और आपकी तकलीफ छू मंतर हो जाती है। कभी नजर उतारी मम्मी आप लोग की? नजर उतरवाते रहना करना, क्योंकि जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हो ना, उस फील्ड में आपको नजर लगाने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, खैर क्या ऐसा बातें कर रहा हूँ, चलो पढ़ लेते हैं। तो मैं वही कह रहा था, तो ये जो नजर की जो दवाई है वो कहीं और नहीं मिलती। यही निगेटिविटी है जो कई बार हावी हो जाती है। निगेटिव लोगों से और निगेटिविटी से दूर रहना, और कोशिश करना कि आप खुद में क्या रहो, पॉजिटिव रहो, ताकि आपसे निकलने वाली वेव्स कैसी रहे, पॉजिटिव रहे। ये याद रखेगा। ये कोई 1-2 दिन का सफर नहीं है, ये कम से कम 1.5 से 2 साल का सफर है। इस 2 साल के सफर में आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो 2 साल का सफर है, बहुत मेहनतों वाला सफर रहेगा, याद रखना 2 साल। इस 2 साल में आपने जितनी मेहनत करेंगे ना, पूरी जिंदगी में उतनी मेहनत नहीं किए होंगे, याद रखिएगा। और 2 साल अगर आपने बहुत मौज मस्ती से गुजार लिया, तो याद रखना आने वाले कई साल तक आप बहुत मेहनत करेंगे। और इस 2 साल में जिसने मेहनत कर लिया, आने वाले कई साल बिना मेहनत की जिंदगी गुजरेगी। मर्जी आपकी कि अभी मेहनत करके बाद में जिंदगी को आसान बनाना है, कि अभी आसान जिंदगी जी के बाद में अपनी जिंदगी को मुश्किल में रखना है। मर्जी आपकी। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? आपको डायरेक्शन मिल रहा है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक, चलिए चलिए हम बात करें पृथ्वी का अक्षांश। अब यहां पर देखिए, ये मैंने बना दिया पृथ्वी। कितना आसान है पृथ्वी बनाना, कुछ नहीं करना है, बस एक गोला बनाना है। एक गोला बन गया तो पृथ्वी बन गई, है कि नहीं? मत बोला सर हमारी पृथ्वी चपटी, ऐसा चपटा बना देते हैं, फालतू बात नहीं करने का। चलो जल्दी बनाओ, पृथ्वी बनाओ गोल, और बड़ी पृथ्वी बनाइएगा, बड़ी पृथ्वी बनाइएगा। हाँ चलिए, बन गया सबकी पृथ्वी। चलिए, अब पृथ्वी पर अगर आप सेंटर पे लाइन खींचते हैं, तो पृथ्वी सेंटर पे खींची हुई लाइन को ही आप क्या बोलते हो? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी को बोलते हैं हिंदी में विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन, जो आप बोलना चाहें, मर्जी आपकी। याद रखिएगा, एक बात और बता दूं कि पृथ्वी के, लिख लिए हो ना? अब आप बताइए, एक पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल। जब गोल के बीच में अगर आप लाइन खींचेंगे तो गोला क्या हो जाएगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, तो पृथ्वी जो कि गोला था, तो इस आधे गोले को आप क्या बोलोगे? गोलार्ध, यानी हेमेस्फीयर। तो याद रखिएगा, पृथ्वी गोल है, और गोल पृथ्वी को अगर 0 डिग्री अक्षांश ने 2 भागों में बांट दिया, तो ये आधी पृथ्वी क्या कहलाएगी? गोलार्ध। और चूंकि आप डायरेक्शन समझते हैं, तो आप बता दीजिएगा, ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, इस तरफ में ईस्ट और इस तरफ को क्या बोलते हैं? वेस्ट। इसी तरफ ईस्ट क्यों हुआ, इसी तरफ वेस्ट क्यों हुआ, ये नॉर्थ और ये साउथ क्यों हुआ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन समय के साथ। हर चीज समय से होता है ना, तो समय जब वो आएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा। अब बोलो तो अभी बता सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं इंटरप्शन जबरदस्ती का होगा। तो ऊपर की आधी पृथ्वी को आपने क्या बोल दिया? बोलिए उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, और नीचे की आधी पृथ्वी क्या बोल दिया? दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमेस्फीयर। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, ऊपर की आधी पृथ्वी क्या कहलाएगी? बोलिए उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की आधी पृथ्वी क्या कहलाएगी? दक्षिणी गोलार्ध। और इतना ही नहीं, अब 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर के जो अक्षांश होंगे वो जो उत्तरी गोलार्ध में होंगे उसको बोला जाएगा उत्तरी अक्षांश, और नीचे के जो अक्षांश होंगे दक्षिणी गोलार्ध में उसको बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड या साउदर्न लैटिट्यूड। मतलब उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। और सिंबॉलिक तौर पे इसको एन और इसको एस बोल के रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि हर जगह आप उत्तरी अक्षांश ना बोलो, आप सिर्फ नॉर्थ बोल दो और आप सिर्फ साउथ बोल दो। याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा कि 0 के ऊपर ये जो अगला अक्षांश खींच रहे हो, ये 1 डिग्री क्या लिख दूं मैं?
नॉर्थ। मेरे को पूरा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखने की जरूरत नहीं है, 1 डिग्री नॉर्थ बोल दूंगा तो आप समझ जाओगे ऊपर वाले 1 डिग्री की बात हो रही है। और अगर मैंने 1 डिग्री साउथ लिख दिया तो आप समझ जाओगे 1 डिग्री नीचे दक्षिण अक्षांश की बात हो रही है। बोलो हाँ, क्लियर। चलिए एक बात और मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो जो जीरो अक्षांश है जिसको आप विषुवत रेखा बोल रहे हो, क्या ये सच में एक रेखा है कि एक वृत्त है? वृत्त है तो रेखा क्यों लिखी हो? अगर वृत्त है तो वृत्त लिखे होते, रेखा काय को लिखे? और रेखा है तो रेखा है, वृत्त है तो वृत्त है कि नहीं? मतलब रेखा है तो मैं वृत्त लिखूंगा या वृत्त है तो मैं रेखा क्यों लिखूं? बताओ। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये जो जीरो डी अक्षांश मैंने खींची है जिसे आप विषुवत रेखा कह रहे हो, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये रेखा रेखा ही है कि ये वृत्त है? लाइन है या सर्कल है? सर्कल है, फिर लाइन काय को लिखे? सर्कल है तो लाइन क्यों लिखे हूं? तर्क दो, बताओ। बिल्कुल। चलिए अब एक बात समझिएगा, हमारे पढ़ने का 2 नजरिया होता है। एक जब हम किस में पढ़ रहे होते हैं, ग्लोब में, और दूसरा जब हम किस में पढ़ रहे होते हैं, बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं। जब हमारे पास ग्लोब तो जानते हो ना, गोल पृथ्वी, तो जब हमारे पास पृथ्वी गोल है तो उस पे जब हम लाइन खींचेंगे सेंटर पे, तो ये जब कंप्लीट होगा तो पता चला सर्कल बन गया। जब मैंने जहां से शुरू किया वापस वहीं खत्म करूंगा तो क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो जब ग्लोब में आप पढ़ते हो तो आपका 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो विषुवत वृत्त होता है, यानी इक्वेटोरियल सर्कल होता है, इक्वेटोरियल सर्कल होता है। लेकिन जब आप बोर्ड में पढ़ रहे होते हो तो बोर्ड में 2D 2 डायमेंशन होता है। याद रखिएगा, जब आप लाइन खींचोगे तो यहां से यहां तक जो लाइन खींचा वो आपकी क्या बनी? किसी हाल में आपको ये सर्कल नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये लाइन नजर आ रही है। तो जब आप बोर्ड पे पढ़ोगे तो 0 डिग्री अक्षांश को आप क्या बोलोगे? तो बता दीजिएगा विषुवत। अब आप बताइए हम किस में पढ़ रहे हैं, बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ग्लोब में पढ़ रहे हैं? तो हम इसे क्या ही बोल के पढ़ेंगे। लेकिन पृथ्वी चूंकि गोल है तो उसमें 0 डिग्री अक्षांश कोई रेखा वेखा नहीं है, वृत्त बनती है। याद रखें, पृथ्वी पर यह विषुवत वृत्त है और बोर्ड पे यह विषुवत रेखा है। मर्जी आपकी कि आप किस में पढ़ रहे हैं, ग्लोब में पढ़ रहे हैं कि बोर्ड में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसे क्या ही बोल के पढ़ेंगे। लेकिन है ये क्या, याद रखिएगा। चलिए अब आइए ऊपर आइए। अब 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद चलो और ऊपर चलो, क्या बोलोगे? 2 डिग्री नॉर्थ। और ऐसे ही हम कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। बोलो हाँ। और सेम चीज नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ के बाद आ जाइए 2 डिग्री साउथ, और कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री साउथ तक जाएंगे। इसी क्रम में जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1 2 3 4 करते करते एक समय आएगा जब 23 पहुंचेंगे, 24 पहुंचेंगे, तो 23 और 24 के बीच में कितना होता है? 23.5। तो यहां पर आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे आएगा 23.5 डिग्री साउथ। तो यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बात समझ में आ रही है? तो याद रखें 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? चलिए जब आप और ऊपर जाओगे तो 66 भी पहुंचोगे, 67 भी पहुंचोगे, तो 66 67 के बीच में क्या आएगा? अरे 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे आएगा 66.5 डिग्री साउथ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? तो बता दीजिएगा आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे? बोलिए अंटार्कटिक सर्कल। अब आपके सब मन में सवाल ये भी होगा, सर इसको रेखा बोल के पढ़ा रहे हो, इसको सर्कल बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन समय के साथ। याद रखिएगा हर चीज एक दिन में नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक, चलिए मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी बता दूंगा तो जिस चीज को मैं इस चीज को समझाने के लिए जो चीज बताऊंगा तो फिर वो इस टॉपिक से अलग हो जाएगा। हर चीज आप भूगोल की समझेंगे, मेरी कोशिश होगी जितना पता है जितना समझा पाऊं उतना समझाने की कोशिश करूंगा। और यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ जब पहुंचोगे तो इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्दर्न पोल।
क्या बोल रहे हैं इसको? नॉर्दर्न पोल। और 90 साउथ को क्या बोलेंगे? साउदर्न पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। आपको नोट्स चाहिए क्या कि कुछ दिन रुक जाते हैं उसके बाद नोट्स ले लो आप? इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का नोट्स एक साथ मैं प्रोवाइड करता हूं बच्चों को। आप बोलो तो मैं एक साथ अभी अभी दे दूं आपको कि कुछ दिन बाद दूं? जैसा बोलो आप, मुझे जैसा बोलो आप। अभी अगर आपको लगता है, क्योंकि ये चैप्टर तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो ये तो जरूरत भी नहीं है अभी फिलहाल, तो सिलेबस पे आ जाने दो, कल परसों सिलेबस पे आ जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? तो ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है ना, पृथ्वी का अक्षांश, पृथ्वी का देशांतर। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी ना है। तो जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी आएगा ना, मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है? अभी आज हम अक्षांश कंप्लीट करेंगे नहीं, कल अक्षांश कंप्लीट होगा, कल देशांतर कंप्लीट होगा, परसों हम फिर अपने पहले चैप्टर में जाएंगे। मैं कल या परसों आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर? चल, तो यहां पर 90 डिग्री क्या बोलेंगे आप? नॉर्दर्न पोल। और नीचे 90 डिग्री पे क्या बोलेंगे आप? क्लियर? चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये पृथ्वी बना रहा हूं तो पृथ्वी सेंटर पे जो लाइन खींच रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ये जरूरी अक्षांश पर विषुवत रेखा? कि आप समझ गए? बोलो समझ गया, झूठ मूठ के ही बोलो लेकिन बोलो समझ गया, बोलो हाँ। जब इसके ऊपर मैंने लाइन खींची ये वाली, बिल्कुल कोई बात नहीं, तो क्या मुझे लिखना पड़ेगा कि 23.5 पे कर्क रेखा? कि आप समझ गए? जब मैं ये लाइन खींचूंगा तो बताओ ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ पे खींची गई मकर रेखा है, लेकिन मुझे लिखने की जरूरत, ये जब खींचूंगा, बोलो बोलो क्या है ये? 66.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई आर्कटिक सर्कल है, लेकिन मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने खींच दिया, आप समझ गए। और यहां पर जब मैंने इसको खींचा तो बताइए ये क्या है? 66.5 डिग्री साउथ पर खींची गई अंटार्कटिक सर्कल, लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन आप समझ गए, बोलो हाँ। यहां पर मैंने एक बिंदु बनाई, बोले ये क्या है? 90 डिग्री पे नॉर्दर्न पोल है, और ये बिंदु बनाई तो 90 डिग्री पे ये साउदर्न पोल है, बोलिए हाँ। बोलो हाँ। मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन आप समझ गए। चलिए एक बार और कर लेते हैं इसको ऐसे ही। चलिए एक बार और हो जाए, आप बोलिएगा ना, बोलिए क्या है? अरे पृथ्वी, पृथ्वी बोलिए। बोलने वाला विद्यार्थी चाहिए मुझे। मैं फिर कह रहा हूं, आप एक अच्छे टीचर चाह सकते हैं, मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं चाह सकता? चाह सकता हूं ना, मेरा राइट्स है ना। तो या तो हो या तो मुझे बनाने दो, ठीक? मुझे बनाने दो, तो आपको बोलना पड़ेगा ये क्या है। चलो बोलो। इक्वेटर। आप हमेशा इसे इक्वेटर बोल के रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पोल्स बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। ये इक्वेटर। ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? ये आर्कटिक, नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप सब समझ गए, बोलो हाँ। चलिए एक रिवीजन हो जाए यहां तक, फिलहाल टाइम है। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं जीरो अक्षांश को क्या बोलते हैं, चलो बताओ। 0 डिग्री अक्षांश को क्या क्या बोलते हैं, चलो बताओ। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, चलो बताओ। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न पोल। 90 साउथ को क्या बोलते हैं? बस बात खत्म। ये जो प्रमुख अक्षांश पढ़े जाते हैं वो यही है। चलिए अब मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए मुझे पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन अर्थ इज इक्वल टू हाउ मच? सोच लो, सोच लो, आ जाइए। चलिए काउंट कर ले, काउंट कर ले, साथ दोगे? चलिए 0 डिग्री अक्षांश है, लेकिन 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 1 to 90 टोटल। जब भी 1 से मतलब 1 से 90 तक में टोटल कितने नंबर होते हैं? 89, 90, 91, जल्दी बताइए। 1 से 90 तक में कितने नंबर होते हैं? 90 की 89 की 91, जल्दी बताइए। गणित कैसा आप लोग का? गणित कैसा आप लोग का? डब्बा। चलिए बताइए 1 to 90 में। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप 1 से स्टार्ट करो तो जो आपका आखिरी नंबर होगा वही आपका टोटल नंबर भी होता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 to 5 में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5। 1 to 5 में कितने हुए? 1 to 10 में, 1 to 90 में। तो 1 to 90 में टोटल 90, और ये आपके क्या होंगे? तो उत्तरी अक्षांशों की संख्या कितनी? आ जाइए नीचे। 1 to 90 टोटल 90, ये क्या है आपके? तो उत्तरी अक्षांशों की संख्या 90, दक्षिणी अक्षांशों की संख्या 90। 90 और 90 कितना होता है? बोल देना 180। क्या रह गया जो हमने अब तक नहीं लिया? ऊपर 1 से लिया, नीचे 1 से लिया। 0 डिग्री भी तो क्या है? उसको भी तो 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 ऐड करूं कि 0 ऐड करूं? 1। वो 0 डिग्री जो है वो एक अक्षांश है, वैसे ही जैसे 90 डिग्री भी एक अक्षांश है, तो उसको +1 कर दिया तो कितने हो गए? कोई पूछे कि पृथ्वी पे अक्षांशों की संख्या कितनी है, बता देना 181 है। कोई पूछे कि पृथ्वी पे अक्षांशों की संख्या कितनी, तो क्या बताओगे? 181 बता दोगे आप? चलिए, क्या बात है जी मैडम। देशांतर कहां से आ गया? अभी तो पढ़े ही नहीं है देशांतर, अभी सिर्फ अक्षांश है। अब आप बताइए मुझे अगला सवाल, आप बताइए अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? कितने अक्षांश ऐसे हैं जो वृत्त बनाते हैं? 179, 180। और कोई है इससे ऊंची कोई बोली लगाएगा? मतलब और कोई कुछ बोलेगा इधर? 179। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, 179 सही जवाब है। बोले कैसे? तो 0 डिग्री अक्षांश क्या एक सर्कल है या नहीं? चलो बताओ। 1 डिग्री सर्कल है या नहीं? 2 डिग्री, 3 डिग्री, कहां तक सर्कल बन रहा है? 89 तक। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो सबसे बाहर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा नजर आएगा? तो ये हो गया 0 डिग्री। फिर 1 डिग्री जो है उससे छोटा कि बड़ा? तो अंदर 1 डिग्री, फिर उसके अंदर 3 4 5 सर्कल क्या होते जा रहे हैं, और आखिरी में क्या बनेगा? एक बिंदु। यही बिंदु कौन से डिग्री वाला है? याद रखना, 90 से पहले 89 तक सर्कल बनते हैं, कोई बिंदु सर्कल नहीं बना सकता, एक डॉट सर्कल नहीं बनता। हाँ, डॉट से बाहर सर्कल बन सकता है, लेकिन डॉट सर्कल नहीं होता। तो 90 डिग्री सर्कल नहीं बनाता, ऊपर वाला भी और। तो दो अक्षांश ऐसे हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दो अक्षांश ऐसे हैं जो सर्कल नहीं बनाते। तो अब बताओ क्या करें? फिर से जोड़ूं कि टोटल में 2 घटा दूं? बोलो। 2 घटा दूं तो 181 में जब आप 2 घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 179। कोई पूछे पृथ्वी पे अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हैं, तो बता देना 179। और अगर कोई पूछे अक्षांश कितने हैं तो बता देना 181। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक बात और समझ जाइएगा। 0 और 1, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? बोलिए। 111 किलोमीटर। कितना? 1 और 2, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? बोलिए 111। 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? तो पता ये चला कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान है, जो कि कितनी है? बात समझ में आ रही? सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान है, जो कि कितनी है? 111 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है? समझ में? चल, अब मुझे एक बात बताइएगा। चलो आज इसको कंप्लीट करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, आप मुझे कल बताइएगा कि सर आप बता रहे थे सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पे पड़ती है और तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? पोल्स पर पड़ती है। कल क्या बोलोगे मेरे को कि सर आप पढ़ाने वाले थे इसके आगे कि सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पे और तिरछी किरणें कहां पड़ रही है? अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, नहीं तो मुझे याद रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक की चीजें क्लियर। एक रिवीजन कर ले। चलिए हम चलो यहीं से रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के अक्षांश में पृथ्वी सेंटर पे खींची हुई लाइन को क्या बोलते हैं? जीरो अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर।
आप हमेशा इसे क्या बोल के रिप्रेजेंट करेंगे? मैं हमेशा इक्वेटर बोलूंगा, आप भी इक्वेटर बोलिएगा। और ये हो गया क्या, इनके पोल्स, ठीक है। तो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ क्या कहलाएगी, 23 हाफ डिग्री साउथ क्या कहलाएगा? अच्छा देख के बोल रहा हूं। 66 हाफ डिग्री नॉर्थ क्या कहलाएगी? आर्कटिक सर्कल। 66 हाफ डिग्री साउथ क्या कहलाएगा? और 90 डिग्री की बिंदु क्या कहलाएगी? नॉर्दर्न पोल। एंड देन 90 डिग्री दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगी? साउदर्न पोल। ये भी बात समझ में आ रही? पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? 181। पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? इसके अलावा किसी भी दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान और दूरी 111 किलोमीटर। क्लियर? इतना काफी है आज के लिए। कल बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझसे समझ पाए? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर। ठीक है। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, 1.5 से 2 साल की मेहनत, और फिर उसके बाद जो आपको मिलेगा आप संभाल नहीं पाएंगे। क्लियर? क्या मिलेगा तो क्या नहीं संभाल पाएंगे, मतलब आपका जो पद होगा आप शायद बहुत खुश रहेंगे उसके बाद। तो 2 साल की मेहनत याद रखिए, और उसके बाद पूरी जिंदगी का आराम, और अभी का आराम पूरी जिंदगी की मेहनत याद रखिए। मर्जी है आपकी कि आप क्या चाहते हैं। चलिए टेक केयर।